नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि सीटेट एग्जाम 8 फरवरी को होना है और हम लोग मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर होने वाला है वो मैथ पर आधारित है। तो चलिए सब लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। सवाल क्या है आपका? यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या है? x। 75% का मतलब होता है 3/4। क्यों? क्योंकि 75 और परसेंट का जो ये चिन्ह है इसका मतलब होता है 1/100। इसको जब आप काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100। तो यहाँ तक समझ गए? 75% का मतलब 3/4। इसको हम मिटा दें। अब आप देखिए, कह रहा है कि इस यक्स में अगर हम ये जो यक्स है, जो हमने संख्या माना है यक्स, यक्स का 75% में 75 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगा। इसी को हमें हल करना है। तो 75% का मतलब हमने आपको दिखाया था कितना होता है? 3/4। इसको यहीं लिख लें तो 3x/4 प्लस 75 और ये बराबर होगा x को एक तरफ, 75 को एक तरफ, तो x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75। यहाँ लेंगे एलसीएम तो 4 हो जाएगा। एलसीएम 4x माइनस 3x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 75, या x अपॉन 4 बराबर 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 75, तेरिया गुणा 4×5 = 20, 4×7 = 28, 2 30। तो कौन सी संख्या हो रही है आपका? 300। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 और 5 पर पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ देखिए, लिख लेते हैं। 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 और 5 पर पावर 20। एक चीज देख रहे हैं, पूरे पावर में जो 10 है सब में कॉमन है। तो इसमें क्या करते हैं? 10 के गुणज को घात के रूप में और एक को उसके बाद जो बच रहा है नीचे हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो 2 पर पावर 5 पर पावर 10 इस ढंग से लिख सकते हैं। यही ढंग 3 पर पावर 4 पर पावर 10, फिर 4 पर पावर 3 पावर 10, 5 पर पावर 2 पावर 10। अब देखिए सबकी जो घात है बराबर हो गया। 2 पर पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और एक बार और 2 पर पावर 10। ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पर पावर 10, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 पर पावर 10, फिर 5 इंटू 5 पर पावर 10। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 पर पावर 10, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 81 पावर 10, 4 चौक 16, चौका 64, 64 पावर 10 और 5×5 = 25 पावर 10। साथियों, यहाँ देखिए सबकी घात समान है और घात का नियम कहता है कि सबकी घात समान हो तो जिसका आधार बड़ा है वही बड़ी संख्या होगी। यहाँ देखिए सबसे बड़ा आधार किसका है? 32, 81, 64, 25 में सबसे बड़ा है 81, और 81 कहाँ से आया है? 3 पर पावर 40 से। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। 3 पर पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, तो आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे जैसे पहले बोल रहा है हम लोग क्या बनाएं? चूंकि वृत्त का व्यास है इसलिए हम क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। व्यास की बात कर रहा है इसलिए केंद्र से जाएगी, तो ये आपका हुआ बी, ये आपका हो गया ए। अब कह रहा है ए बी सी डी, एक पॉइंट यहाँ है जिसे हम लोग सी मान रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ है जिसे डी मान रहे हैं।
ABCD आपका चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए D से C मिलाइए और ये आपका हुआ चक्रीय चतुर्भुज। सवाल में कह क्या रहा है, यदि कोण ACD का मतलब जो ये वाला कोण है, ये आपका हुआ ACD, ये कितना है 40 डिग्री हो, तो कोण BAD मतलब इस कोण का मान आपको बताना है। मित्रों, चूंकि ये सेंटर है और सेंटर होने के कारण ये केंद्र पर है, और केंद्र पर बना कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से जो आपका BCA है, तब ACB जो आपका BCD का कोण है, ये कितना हो जाएगा, ये कोण आपका कितना होगा ACB वाला, ACB। देखिए जो A है ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त पर कोण बना हुआ है, और जब अर्धवृत्त पर बना हुआ है तो हमारे पास प्रमेय होता है अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 40 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें BCD का मान मिल जाएगा कि नहीं, पूरा C का मान। अब यहां से आप समझिए कि ACB जो है ये 90 और ACD कितना है 40, तो 90 40 कितना हो जाएगा 130। और जब ये टोटल मान 130 हो गया, रुकिए हम कलर करके दूसरा बताएं, जब ये टोटल मान आपका हो गया 130 यहां से लेकर यहां तक, अब ये 130 हो गया, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब पूरा 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री। तो कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन आपका सही है, कितना 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 हो, तब x बटे वाई की अधिकतम वैल्यू बताइए। ऐसे में जो x है, x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे छोटा मान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 0 है और x किससे बड़ा है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, और 5 क्या है, 5 से बड़ा y की जो वैल्यू है 5 से बड़ा है और 10 से छोटी है। तो अगर हम मान लें x बराबर कितना 5 और y बराबर 5, तो x बटे y की जो वैल्यू कितना हो जाएगी 5 बटे 5 मतलब 1। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 5 के या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, किसका, x का मान। x की जो वैल्यू है 0 से बड़ा, 5 के बराबर या 5 के बराबर या तो 5 से छोटा x की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन y की वैल्यू जो होगी 5 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो हम अधिकतम मान के लिए क्या करें, x का जो मान है वो सबसे बड़ा और y का सबसे छोटा मान ले लें अधिकतम वैल्यू के लिए। तभी तो अगर हर को हम बड़ा कर देंगे तो अधिकतम मान क्या होगा, छोटा ही तो होगा। देखिए x बटे वाई कह रहा है और इसमें y क्या है, आपका हर है, x क्या है, अंश है। अगर हर बढ़ा देंगे तो मान अधिकतम होगा कि छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, न्यूनतम होगा। इसलिए y की जो न्यूनतम वैल्यू है अर्थात 5 उसको ले लें, और x की जो अधिकतम वैल्यू है कितनी है 5 उसको ले लें। तो जो मान है अधिकतम मान हमको मैक्सिमम मान प्राप्त वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और वो वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 में से कौन सा कथन सत्य है। चूंकि ये एक रैखिक समीकरण है, चर राशियां हैं, और चर राशियां हमेशा क्या होती हैं, चर राशियां हमेशा बदलती हैं, और जब चर राशियां बदलती हैं तो उनका मान भी क्या होता है, बदल जाता है। तो जो इसके हल होंगे कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। कौन सा ऑप्शन, अगर मैं यहाँ x बराबर 1 रख दूं तो y की कुछ और वैल्यू आएगी, x बराबर 2 तो y की कुछ और वैल्यू, x बराबर 3 तो y की कुछ और वैल्यू,
जैसे x बराबर हमने 4 रखा तो 7 चौक 28 में से को 2 घटाइए 26y की वैल्यू। तो जैसे जैसे वैल्यू आप चेंज करेंगे मान भी चेंज होगा, और ऐसे में इनकी जो हल हैं इनके कितने हो जा सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 49 पर पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 49 पर पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, और 49 पावर 15 किससे विभाजित है, इसको हम लोग देखें। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दो ढंग से लगा सकते हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, सूत्र है। सूत्र क्या है कि जो x पर पावर n माइनस 1 है, ये संख्या हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होती है। इस सूत्र का प्रयोग करके चाहे हम सवाल को हल कर लें। दूसरा हमारे पास क्या है, इकाई अंक का प्रयोग करें और उस इकाई अंक के प्रयोग से सवाल को लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी से लगा दें। क्योंकि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 49, तो 49 को अगर हम लोग x मान लें तो x पर पावर 49 आपका x है, n 15 है, 1 है, तो 49 पर पावर 15 माइनस 1 को विभाजित कौन करेगा, 49 माइनस 1 अर्थात 48। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, दो ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसमें ए और बी करके है, इसलिए और हम देखेंगे। जो 48 है इसका गुणनखंड करें तो 8 गुणते 6, 8 6 48, तो ये 8 और 6 से भी विभाजित होंगे। और चौथा ऑप्शन भी क्या है, 8 है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा चौथा और दूसरा दोनों ऑप्शन विभाजित कर रहा है। और तो कौन से ऑप्शन हो गए, 2 और 4। तो उत्तर आपका जो होगा क्या होगा, 2 और 4। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है cos 135। इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos 135 जो होता है, cos 135 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45 इंटू साइन 210 को लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 35, 8 3 30, 210 को 30 लिखेंगे ना। उसके बाद cos 150 है, इस cos 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30 अपान साइन 270 है, और साइन 270 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90, और cos 315 है, इसको लिख सकते हैं cos 360 माइनस 45। तो पूरे आपको उत्तर मिल जाएंगे। cos 90 प्लस थीटा का जो मान होता है माइनस साइन 45 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, इंटू साइन 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे चतुर्थांश, और तीसरे में जो साइन होता है ऋणात्मक होता है लेकिन चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 हो जाएगा। फिर आपका cos 180 माइनस 30 है, मतलब दूसरे चतुर्थांश की बात है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी माइनस cos 30 अपान साइन 180 प्लस 90 मतलब माइनस साइन 90। उसके बाद cos 360 माइनस थीटा आपका किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है, और वहां cos पॉजिटिव होता है, तो ये होगा cos 45 डिग्री। इनकी अब आप वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो हम लोग क्या करें, ऋण ऋण देख लें। तो इस ऋण से ये धन हो गया, और ये दोनों का गुणा तो आपका प्लस हो जाएगा। अब साइन 45 और cos 45 दोनों की जो वैल्यू है बराबर है, इसलिए साइन 45 cos 45 काट देंगे। क्योंकि यहाँ इस ढंग से हम काट रहे हैं आपके ट्रिक के लिए, जबकि इन दोनों की वैल्यू 1/√3 होती है, इसलिए हमने यहाँ से काट दिया। साइन 30 की जो वैल्यू है और cos 30 और साइन 30 की और साइन 90 की जो वैल्यू है 1 है। तो अब आप देखिए नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है, नीचे सिर्फ 1 बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है साइन 30 और cos 30।
इतना आप लोग देख लिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा के हल कर रहे हैं। आप साइन 30 इंटू कॉस 30 यही बच रहा है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है जस्ट इसी का अपोजिट, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2। इन दोनों को जब हल करेंगे कितना होगा, 3 का 1 के साथ तो √3/4। कौन सा आपका उत्तर सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, √3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर विषम संख्याओं का योग कर रहा है, तो हम क्या करें, सबसे पहले देख लें क्या गुणनखंड। गुणनखंड देखें तो इस सवाल को हम लोग कैसे करें, इसका जो सबसे वर्गमूल पहले देख लें, इसका करते हैं हम लोग क्या गुणनखंड। तो 6723 को पहले किससे करें, 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 1 3, फिर काटें 3 से, कितना होगा 3 छक 3 सते 21, और एक बचा 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर हम इसको किससे काटें, 3 से, तो आपका कितना होगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 नवा 27। फिर इसको किससे काटे, 3 से, कटेगा कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिका 9, और 83 किससे कटेगा, सिर्फ 83 से। यहाँ पर देखें 3 त्रिका 9, 3 27, यहाँ 81, तो जो इसका गुणनखंड होता है 81 इंटू 83 हमको मिल जाते हैं। अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्गमूल 81 83 में, और दोनों विषम हैं और सतत भी हैं, तो 81 आपकी छोटी है, इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा 9। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि x² px माइनस क्यू और 5x² माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक कितना है, इन दोनों का जो h है x माइनस 3 है, तो p और q की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। p और q की वैल्यू, चूंकि आप जान रहे हैं कि ये आपका है महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक जो होता है वो इस संख्या में भी होता है और इस संख्या में भी होता है। चलिए एक उदाहरण के तहत पहले हम आपको समझा दें। जैसे हमने 4 और 6, ये 4 और 6 का हमें लेना है महत्तम समापवर्तक। आपने इसका गुणनखंड किया और इसका गुणनखंड किया, जो आपका महत्तम समापवर्तक हुआ वो क्या हुआ, 2। ये 2 क्यों होता है, क्योंकि वो 4 में भी मिलता है और 6 में भी मिलता है, तो जो कॉमन नंबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। यहाँ x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो एक बार x माइनस 3 को हम 0 के बराबर मान लेंगे, तो x की जो वैल्यू है 3 हो जाएगी। एक बार x की वैल्यू इस समीकरण में, दूसरी बार इस समीकरण में रखेंगे, तो p और q का अलग अलग समीकरण बनेगा, और वहां से हम p q की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। यही चीज मैं करने वाला हूं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ चूंकि समापवर्तक के बारे में आप समझ गए, तो यहाँ से जो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ये वैल्यू मैं इस समीकरण में रख रहा हूँ। 3 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस p इंटू 3 माइनस q बराबर 0। चूंकि ये व्यंजक है, ये 0 पर ही संतुष्ट करेगा। और दूसरा क्या होगा, तो अब इसको हल कर लें। 3 त्रिका 9 प्लस 3p माइनस q बराबर 0। इसको उधर ले जाएं, तो q माइनस 3p इक्वल टू किसके बराबर होगा, 9 के। ठीक इसी तरह फिर x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 9। अब यहाँ रख दिया है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट रख रहे हैं 9 माइनस 3px, p की भी
3 है तो 3 3 3 त्रिका 9 एक पी हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू भी कितनी है, p 3 ही है, तो 9p और यहाँ पर माइनस है 15q -15q, तो 9 पचे 45 -9p -15q और ये किसके बराबर है, 0। इन दोनों को एक साइड कर दें तो 9p माइनस की जगह +15q बराबर कितना होगा, 45। आपके पास दो समीकरण बने, एक समीकरण ये है, एक समीकरण आपका इधर बना, दोनों को हल कर लीजिए। तो q -3p और तो यहाँ से हम लोग अगर q की वैल्यू ही निकाल लें डायरेक्ट, q बराबर कितना होगा, और यहाँ 15 है, यहाँ 3 से इसमें गुणा कर दें, 3q -9p और ये होगा 9 त्रिक 27, और एक समीकरण आपका ये हुआ, क्यों हमने 3 से गुणा किया, चूंकि यहाँ भी 9p बनाना है और यहाँ भी 9p है, तो 15q प्लस 9p बराबर 45। इन दोनों को क्या होगा, चूंकि विपरीत है इसलिए विपरीत होने पे घट जाएंगे, जब घट गए 15 में से 3 को घटा दिया कितना, तो यहाँ पर क्या होगा, जब संख्या एक रहती है तो जुड़ जाता है, 15 3 कितना हो जाएगा, 18q बराबर, इसको भी जोड़ेंगे तो 15 5 7 12 और 4 2 6 1 7, 18 1 का 18, 18 चौक 72, तो q की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, q की वैल्यू आपको 4 मिल गई। यहाँ 4 वैल्यू मिल गई q की, तो अब p की वैल्यू तो निकाल लेंगे। तो पहले हम देख लें q की वैल्यू 4 किस में है, तो q की वैल्यू 4 इस ऑप्शन को छोड़कर सब में है, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हमें p की वैल्यू भी निकालनी होगी। p की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल लें, यहीं से निकाल लें, सरल होगा। q -3p बराबर 9, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, तो जो हमारा है q -3p बराबर 9, तो q की वैल्यू हमको 4 -3p बराबर 9, इसको उधर उसको इधर, 4 -9 बराबर 3p, या p की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 3p बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, तो p की वैल्यू -5/3, तो -5/3 और 4, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि ये सवाल हम लोग कितना भी करते इससे सरल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक बेलन, अर्धगोला और शंकु शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई समान है, एक समान है, उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हमने मान लिया R और H, तो जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ आपका होता है 2πRh, 2πRh। उसके बाद है अर्धगोला, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले में अब आप कहेंगे ऊंचाई नहीं होती, इसकी जो त्रिज्या है वही ऊंचाई का काम करती है, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है, 2πr², और शंकु का जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। अब यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, यल की जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू होती है √h² + r²। अब यहाँ से जो h है और r है दोनों सेम है, h बराबर r है, सेम है ना, चूंकि यहाँ देख रहे हैं समान ऊंचाई और आधार दोनों एक समान है, तो h r बराबर है, तो यहाँ से 2l की जो वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ पे देख लेते हैं, l बराबर होगा r² + r², मतलब √2r²। अब r निकाल लेंगे तो r√2, l बराबर कितना हो जाएगा, r√2, और आपके पास πr है ही, तो यहाँ से जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा πr²√2। इन तीनों की वैल्यू हमको क्या करना है, क्या करना है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब जो वक्र पृष्ठ है इनका अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। बेलन का क्या है 2πRh, और
अर्धगोले का क्या है 2πr², और शंकु का क्या है πr²√2। इसी को निकाल लें तो 2πrh अनुपात 2πr² अनुपात √2πr², यही है ना। अब देखिए जो h है और r दोनों बराबर हैं, r बराबर h, आधार और ऊंचाई एक समान, तो 2πr² अनुपात 2πr² अनुपात √2πr²। अब देखिए ये तीनों में कॉमन है, तो इसी से क्या कर देंगे भाग, बचा क्या 2 अनुपात 2 अनुपात √2। अब देखिए √2 भी कॉमन है, तो √2 कॉमन है, तो ये यहाँ से होगा √2 अनुपात √2 और 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, √2 अनुपात √2 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर है 450। देखिए लाभ आपका कितना हुआ 15 और हानि कितनी हुई 15, और इसके बीच में जो अंतर है कितना है, इसके बीच में जो अंतर है वो 30 है, तो 30% की जो वैल्यू है 450 के बराबर है। सीपी आपका 100% हमने बताया है, बस वही निकालना है। 100% बराबर कितना होगा 450 इंटू 100/30, काट दीजिए 1500, कौन सा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जहां ट्रिक लगता है तुरंत हम लोग यूज कर देते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें ट्रिक बहुत नहीं लगा पाते, खासकर ये ज्यामिति का है, पूर्ण रूप से ट्रिक लगाएं आपको समझ में भी नहीं आए। ये अब जैसे ये देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम लोग ए बी सी। अब यहाँ जिसमें ए बी सी मतलब ए बी सी ये कोण आपका 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री हो गया तब त्रिभुज एबीसी के बारे में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या होगा, ये 90 हो गया तो ये हो गया क्या कर्ण, जब ये कर्ण हो गया तो एक होगा लंब और एक होगा आधार। तो आप ये कह सकते हैं बीसी का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा AC के स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा। और चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तभी तो ये कोण 90 डिग्री का है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि BC बराबर AB, BC बराबर AB। अब यहाँ पर देखिए BC स्क्वायर मतलब 2BC² कह दें या 2AB², तो इस सूत्र से AB BC आपस में बराबर हैं, तो AC² बराबर क्या होगा 2AB² या AC² बराबर होगा 2BC²। आप अपना उत्तर देखिए कि कौन सा विकल्प आप में मिल रहा है, तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन आपका मिल रहा है, हो दोनों सकता है, AC² बराबर 2AB और 2BC में से कोई एक होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, कितना 4/5वां भाग कितना मिनट ले रहा है m मिनट, तो तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा में व्यतीत समय कितना होगा। तो 4/5वां भाग m मिनट में है, तो एकवां भाग हम लोग देख लें, एक भाग पूर्ण रूप से कितने में करेगा, तो 5m/4, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। कौन सा आपका उत्तर होगा 5m/4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी गलत है, जबकि होना यही चाहिए 5m/4। ठीक, तो ये इसको सुधार कर लीजिए 5m/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस सवाल में कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, x + y बराबर 2z, तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना, कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, x + y बराबर 2z को z + z लिख दीजिए, बस इस सवाल में इतना ही करना है। एक बार z को इधर पक्षांतर करें, y को उधर, तो x - z बराबर y -
जेड माइनस वाई। बस इसी का हमें करना है क्या इसमें प्रयोग। चलिए आपको दिखाते हैं। एक्स अपान एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड। देखिए एक्स माइनस जेड है और एक्स माइनस जेड की जगह हम क्या लिख लें, जेड माइनस वाई। तो एक्स अपान एक्स माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई माइनस जेड अपान वाई माइनस जेड। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए जेड माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस जेड है। अगर इसको हमें क्या करना है, ऋणात्मक वाई को यहाँ पे करना है तो हमें ऋण से गुणा करना होगा। तो एक्स अपान जेड माइनस वाई माइनस आपका हो जाएगा प्लस में जेड अपान जेड माइनस वाई। देखिए हर जब बराबर हो गया, ओ यहाँ पे हमने गलत किया है, यहाँ प्लस है। अब जब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में प्लस था और हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था, तो ये माइनस हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हमने इसको चेंज किया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस जेड बटे जेड माइनस वाई। आपको पता है x माइनस जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई। तो वही चीज यहाँ करेंगे। तो x माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई बटे जेड माइनस वाई और आपका हो गया कितना, एक। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही है। ने इस सवाल में कुछ था नहीं, एक बार फिर से समझिए। x प्लस वाई की जगह 2z था, इसको हमने z प्लस जेड करके यहाँ से वैल्यू किया। अब इसको यहाँ से हल किए, सेम सवाल उतारी। यहाँ प्लस था, हमने भूल से माइनस लिख दिया था, तो प्लस बस हल करते चले गए, अंत में वैल्यू आपको एक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको हम लोग बहुत छोटे ट्रिक से लगाएंगे। अब इतनी बड़ी सवाल को अगर ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाता है। देखिए x% की वृद्धि कर देने पे हमारे पास ट्रिक क्या है, x प्लस इंटू एक्स अपान कितना 100, या इसको करें तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। यही सवाल हम उत्तर लगाना है ट्रिक में। कितना हो जाएगा, 2 × 50 प्लस 50 × 50 बटे 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 50 दूना 100 प्लस 5 50 25, कितना हो गया 125%। कौन सा उत्तर सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रेखाएं x बराबर 1 और y बराबर 1 के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे। अब देखिए इसको आप लोग समझिए। देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ पर कह रहा है रेखा 1 और 1, मतलब आप ये होता है 0, मूल बिंदु इसको कहते हैं, y की 0 और x की 0। तो अगर यहाँ 1 है और इधर यहाँ 1 है तो ये कामा बनेगा 1, 1। इधर आपका होगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव में है इसलिए क्या होगा, निर्देशांक 1, 1, अर्थात कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य कितना है, 5 और 3 है। उन संख्या को ज्ञात करना है। संख्याओं का जो माध्य है समांतर, समांतर माध्य कितना कह रहा है, समांतर माध्य कह रहा है 5, और मतलब समांतर इसको एपी हम लोग कहें, और जीपी मतलब गुणोत्तर है आपका 3, गुणोत्तर माध्य आपका 3 है। तो संख्याएं क्या होंगी इसको हम लोग समझते हैं। यहां से अगर हम लोग संख्या मान लें x और y, संख्या कितनी मानी, x और y, तो समांतर माध्य क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2 बराबर 5, यही तो। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। और गुणोत्तर माध्य आपका होता है दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब x y बराबर 3। अब देखिए यहाँ x की प्लस वाई बराबर कितना है 10 और एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है 3। क्या निकालना है, संख्या। तो पहले हम इसमें देख लें ऐसी कौन दो संख्याएं हैं जिनके मान आपके किसके बराबर हो रहे हैं, 10 के। देखिए 4, 8, 12 बिल्कुल गलत है।
4 2 6 गलत है, 9 1 10 बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे हम विकल्प से भी सवाल लगा सकते हैं, नहीं इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके। और यहाँ 16 4 20 है, मतलब इन दो संख्याओं का योग 10 आ रहा है और इसमें केवल सी ऑप्शन है जो 10 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इन दोनों का नेक्स्ट ऑप्शन आपका है दो घनों के आयतनों का अनुपात। दो घन है, एक ए है और रुक जाइए वी, आयतनों का अनुपात दिया है ना, तो V1 अनुपात V2 बराबर 27/64 और V1 बराबर को हमने भुजा मान लिया है। संपूर्ण पृष्ठ पहले जान लें, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, V1 को हम लोग, अब भुजा का क्यूब होता है तो क्यूब तो कट जाएगा, कैसे A1/A2 का क्यूब बराबर 3/4 का क्यूब। अब देखिए क्यूब से क्यूब मतलब घात घात कट गई तो आधार आधार बराबर। A1/A2 बराबर कितना हो गया 3/4। अब A1 A2 मिल गए आपको, बस इनका क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनके भुजाओं का वर्ग ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो घन का संपूर्ण पृष्ठ है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। और 6 भुजा नीचे भी रहेगा तो अंक वाला कट जाएगा, भुजा स्क्वायर ही होता है, तो 3 त्रिका 9/4 चौक 16 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस इतना ही जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ये जो सवाल है आपका, यदि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 14 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है। साथियों जो x पर पावर 4 है पहले हम लोग देख लें, x पर पावर 4 अपान 1 पर पावर x पावर 4 बराबर 14। यहाँ से जो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कितना निकालेंगे, ठीक है। अब इन सवालों को बहुत ट्रिकी ढंग से हल किया गया है। अब इसमें देखिए अगर हम 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 2 16, तो यहाँ x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। अब फिर देखिए फिर कंडीशन वही बनती है कि इसमें क्या करें, फिर इसमें क्या करें, यही 2 जोड़ें और इधर भी 2 जोड़ दें, तो ये देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 ये बन जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर 4 2 6 मतलब √6 का होल स्क्वायर। तो जो x प्लस 1/x की वैल्यू आई वो कितना आ गई √6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, और ये किसके बराबर होगा, पहले हम इतना मिटा के तब लगाते हैं। ये इसकी वैल्यू निकालनी है x क्यूब अपान 1/x क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू होगी x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। अब आप समझिए कि यहाँ आपको सब वैल्यू पता है, x प्लस x की वैल्यू कितनी है √6 पर पावर 3 बराबर, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √6। बस ये संख्या आपको 6√6 माइनस 3√6 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये होगा किसके बराबर 3 ठीक। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकली 3√6। अब हमारा जो आंसर होना चाहिए 3√6 अर्थात कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और दिया है जो कि सी ऑप्शन है, ये भी है, इसको इसने कैसे किया है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो 3√6 के बराबर ही आएगा। बी ऑप्शन को भी हल करेंगे तो ये भी 3√6 के बराबर आएगा, और ए ऑप्शन को हल करेंगे 3√6 के बराबर, तो ये तीनों सही हैं। इसमें जो विकल्प था थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग ये समझिए सवाल लगाने का तरीका यही है, और ऑप्शन ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। ये जो है आपका
जूनियर लेवल के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अपने से प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये खुद आए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।